आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का सेट नंबर 15 है। अगर आप इडुटेरिया का 7500 सीरीज जीके जीएस का जो बुक आया था उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 97 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो भी ऑप्शन के फुल डिस्कशन के साथ है। उसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम आंशिक रूप से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1987 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। और भाग पूछेगा तो भाग 4 में। भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को संविधान से हटाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। ये शब्द संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब? तो 1976 में। प्रस्तावना की भाषा पूछेगा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना पूछेगा कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में आया था, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया सरकारी भर्ती में नियमों के बीच में नहीं बदल सकते हैं। यह निर्णय किस समिति द्वारा लाया गया? तो DY चंद्रचूड़ समिति। यानी कि जो नोटिफिकेशन में पहले दे दिया गया उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। उस समिति का क्या नाम था जो यह निर्णय लिया था? तो DY चंद्रचूड़ समिति। आगे है, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 16 में। अवसर की समानता मतलब सरकारी जॉब मतलब अवसर की समानता। आगे है, किस राज्य में महिलाओं की विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में की गई है। भारत सरकार द्वारा बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र क्रमशः कितने वर्ष की निर्धारित की गई है? तो बालक का हो जाएगा 21 वर्ष और बालिका का हो जाएगा 18 वर्ष। और वोट देने के लिए सभी की उम्र कितना रखा गया है? तो 18 वर्ष। अगर आप पंचायत में कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए कितना एज रखा गया है? तो 21 वर्ष रखा गया है, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में लिए गए फैसले में कहा कि वकील अब जजों की माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे? यह कौन उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है? तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना पूछेगा तो हो जाएगा 1866 में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? तो टोटल 25 हो जाएगा। 25वां कौन होगा? लेटेस्ट में जो है अमरावती हाई कोर्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरिक जयंती जो है यह समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 129 में। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 129 में। फिर से इसको पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में
किया गया है तो अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में। और सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है तो 129 में, 129 में। अगर उच्च न्यायालय के बारे में कहेगा तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा 214 में, 214। आगे है किस राज्य में हाल ही में हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया तो यह हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। पूछेगा वह जनजाति समुदाय जिसने पहली बार 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिया था तो सोमपेन, सोमपेन आदिवासी, यह कहाँ के है तो अंडमान निकोबार का। और त्रिपुरा की ब्रू जो जनजाति है, ब्रू जनजाति, यह भी भाग लिया था 18वीं लोकसभा में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई तो मार्च 2020 में, मार्च 2020 में। और 5 साल के लिए यह शुरू किया गया था। खाद्यान्न की सबसे बड़ी योजना इसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को खाद्यान्न की सबसे बड़ी योजना। पहली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पारित किया गया था तो वीपी सिंह के समय में पारित किया गया था, मतलब कि वीपी सिंह इसके द्वारा हट गए थे। और जो सर्वप्रथम लगाया गया था यह जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया था। सर्वप्रथम किसके विरुद्ध लाया गया था तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, और पारित किया गया वीपी सिंह के विरुद्ध। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने बहुमत की जरूरत होती है तो शुरू में 50 बहुमत की आवश्यकता होती है। आगे है भारत के आर्थिक सुधार के समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आर्थिक सुधार पहली बार कब किया गया था 1991 में, नई आर्थिक नीति भी इसको बोला जाता है। आगे है वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर माह में काटी जाती है वह क्या कहलाती है तो कौन सी खरीफ फसल। खरीफ फसल में धान मक्का ये सभी आते हैं। रबी फसल में गेहूं सरसों मटर ये सभी आते हैं। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है तो मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था तो विलियम गॉड ने, विलियम गॉड ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पूछेगा तो 1966-67 में कहाँ से तो पंजाब से। और हरित क्रांति के जनक भारत में किसको जाना जाता है तो एमएस स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जानते हैं तो झूम कृषि, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को आगे यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति पूछेगा तो यह कपास उत्पादन से हो जाएगा। रजत क्रांति केवल पूछेगा तो यह अंडा उत्पादन से हो जाएगा। हरित क्रांति पूछेगा तो यह खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा, खाद्यान्न। स्वर्ण रेशा क्रांति पूछेगा तो यह जूट उत्पादन से हो जाएगा, जूट उत्पादन से। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है को पहचानना है। सेरीकल्चर रेशम पालन क्रिया से है, यह सही है। पीसी कल्चर यहाँ अंगूर उत्पादन से दिया हुआ है, यह गलत है। पीसी कल्चर जो है मछली उत्पादन से है। ओलिवी कल्चर जो है जैतून उत्पादन से है, यह सही है। कोलेरी कल्चर यह फूलों के उत्पादन से संबंधित है। और अंगूर उत्पादन से संबंधित कौन सा कल्चर होता है तो वीटी कल्चर, वीटी कल्चर। प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा तो यह केरल हो जाएगा, केरल। रबर का प्राकृतिक बहुलक है तो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। आगे है मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो 8 प्रकार की। आगे है कौन सा तत्व पौधे के हरे रंग के लिए आवश्यक है जो पौधे की वृद्धि और उत्पादन में सहायक होता है तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। पौधे और वनस्पति की वृद्धि और विकास में सहायक
उर्वरक यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया को किसने बनाया था? तो यह हो जाएगा बोहलर, बोहलर ने बनाया था। आगे क्वेश्चन है, गलत को छांटना है। भारतीय कृषि अनुसंधान जो है नई दिल्ली है, यह सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कटक दिया हुआ है, यह गलत है। कहाँ होगा? तो शिमला में। आलू अनुसंधान शिमला हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। चावल अनुसंधान पूछेगा तो कटक में। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में। अमृत अनुसंधान या विष अनुसंधान, यह दोनों हो जाएगा लखनऊ में। आगे है, बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना कब और कितने जिलों में शुरू किया गया? तो 2023 में शुरू किया गया, लेकिन इसको बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया। और कितने जिलों से? तो 13 जिलों से जैविक कॉरिडोर योजना शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह संगीत हो जाएगा, ग्रैमी संगीत। पुलित्जर पुरस्कार पूछेगा तो पत्रकारिता हो जाएगा। वीसी राय यानी विधान चंद्र राय अवार्ड पूछेगा तो यह चिकित्सा से हो जाएगा, चिकित्सा से। आगे क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। एक छोटा सा ट्रिक है, इससे 2-4 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। VNST, V से यहाँ पे हो जाएगा विंध्य पहाड़ी, N से नर्मदा नदी हो जाएगा, S से सतपुड़ा पहाड़ी हो जाएगा, और T से ताप्ती नदी। अगर इसमें आपको पूछता है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। यहीं अगर पूछता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी। इससे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो अनुच्छेद 77 में है, अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 71 में क्या है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आगे है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो इसका संबंध जो है बैडमिंटन से हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड था 2023 में इन दोनों लोगों को मिला था, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो यह इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो जिम कारगिल टाइगर रिजर्व उत्तराखंड से इसकी शुरुआत किया गया था 1973 में। UNFCCC द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया तथा इसका संबंध किससे है? तो 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में। और यह किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1987 में, 1987 में। और इसका संबंध अगर पूछता है तो ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन परत दिवस अगर पूछता है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। आगे है, भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 43 के बी में किया गया है, 43 के बी में। और कौन सा संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011। और भाग पूछता है तो भाग 9 के ख में है, भाग 9 में क्या है? तो पंचायती राज है, और 9 के क में पूछेगा तो नगर पालिका हो जाएगा, और 9 के ख में हो जाएगा सहकारी समिति। आगे क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन
कब किया गया? तो 1972 में। 1972 में पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी में किया गया था। और पहली बार पर्यावरण जो है कब मनाया गया था पर्यावरण दिवस? तो 5 जून 1974। 5 जून 1974। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 43 के क के तहत उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 43 के ए अनुच्छेद और कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन। कब? तो 1976 में। 1976 में। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। आगे है, स्वच्छ भारत योजना कब शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो 14 में। कहाँ से? तो नई दिल्ली के राजघाट से। नई दिल्ली के राजघाट से। आगे है, निम्न में कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? उनको छंटना है। तो नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, साबरमती गिरती है, माही। ये चारों नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। लूनी कहाँ गिरती है? तो यह कच्छ के रण हो जाएगा। और गोदावरी जो है, गोदावरी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में जोड़ा गया? तब 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। 1978 में। पूछेगा मंत्रिमंडल शब्द किस अनुच्छेद में उल्लेख इसका किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रीय आपात भी अनुच्छेद 352 में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो है रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लाल मिट्टी। और पूछेगा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें प्रथम 4 जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसका एक छोटा सा ट्रिक है, जल काले। इसे आप याद रख सकते हैं। पहले सबसे ज़्यादा जलोढ़ पाया जाता है, उसके बाद लाल पाया जाता है। जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट, ये 4 मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। आगे है, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी। और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जहाँ नदी घाटी की अगर बात आ जाता है तो जलोढ़ मिट्टी ही उसका उत्तर होता है। जलोढ़ मिट्टी। निम्न कथन में सत्य कथन को पहचानना है। देखते हैं इधर। आगे है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटी में पाई जाती है। यह सही है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह भी सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुराने को बांगर कहेंगे। इसलिए इसका तीनों कथन सत्य हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और आंध्रा हो जाएगा। और काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुड़ मिट्टी तथा लावा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं काली मिट्टी से संबंधित है? कौन सी विशेषताएं काली मिट्टी से संबंधित? काली मिट्टी लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। यह सही है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है। यह गलत है। इसलिए इसका सही कथन चुनना था, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा। लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। यह सही है। लाल मृदा जलयोजित होने
पर पीली दिखाई देती है, यह भी सही है। इसीलिए इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएगा। आगे है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो काली मिट्टी हो जाएगी। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि नमी रोक कर रखती है। पीछे क्वेश्चन हो गया है, काली मिट्टी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। काली मिट्टी अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। लाल मिट्टी हो जाएगा आंध्रा, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश। मरुस्थलीय मिट्टी पूछेगा तो राजस्थान। इसी के अनुसार इसमें मिलान करना था, यह सही बताया गया है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अधिक प्रभावित है? तो चंबल की घाटी, चंबल की घाटी का क्षेत्र तथा मालवा का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो भाग 2 में, भाग 2 में। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता एवं एक ही अधिवास है, यह सत्य है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकेंगे, यह गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई वह किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। तो इसमें सत्य कथन को पहचानना था तो केवल एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता वहाँ पे दिया जाता है, दोहरी नागरिकता। एक जो है केंद्र सरकार द्वारा और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत। आगे है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 में। आगे है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? तो ब्रिटेन से। और कौन सा? तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक हो जाता है? तो 7 वर्ष तक। आगे क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में। आगे है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो कौन कौन से अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। यह बहुत ही VVI है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, यह विदेशी को नहीं दिया जाता है। और मौलिक अधिकार जो है भारत में कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें ये सभी अनुच्छेद केवल भारतीय के है और विदेशी को नहीं प्राप्त है। और बाकी सभी जो बचा हुआ
जो अनुच्छेद है वह दोनों को प्राप्त है, विदेशी और भारतीय को, दोनों को। नागरिकता, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा समाप्त की जा सकती है? तो प्राप्त की जा सकती है। फिर से इसको पढ़ते हैं। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, आनुवंशिकता से तथा पंजीयन से। इसका सही 1, 2 और 3 उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। तो भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, यह सही है। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, यह भी सही है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था, यह भी सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, यही गलत है, इसीलिए गलत इसमें पूछा गया है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत किस धर्म से ग्रहण किया है? तो इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से। राजा राममोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया? तो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। सती प्रथा का अंत जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। आगे है, हेनरी विवियन डिरीजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डिरीजियो को। नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया था? तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा। निम्न कथन पर विचार कर तथा सत्य कथन को पहचानना है। एनी बेसेंट ने 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, यह गलत है, यह गलत है। दूसरा है, थियोसॉफी की शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है, यह सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती है, यह भी सही है। इसमें केवल 2 और 3 सही है। आगे है, ठगी प्रथा, यह किससे संबंधित है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से। शिशुवध प्रथा जो है सर जॉन शोर से है। नौरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग से है तथा दास प्रथा जो है लॉर्ड एलनबरो से है। आगे है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक पूछेगा तो विलियम जोन्स हो जाएगा, और कहाँ पर? तो कोलकाता में। कौन सुमेलित नहीं है? तो राजा राममोहन राय ब्रह्मा समाज, यह सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, यह भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, यह भी सही है। महादेव गोविंद रनाडे, यह थियोसॉफिकल सोसाइटी, यह गलत हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त। 26 जुलाई से 11 अगस्त। कहाँ पर? तो फ्रांस में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? तो मनु भाकर हो जाएगा, शूटिंग में। शूटिंग में। और कौन सा पदक मिला था? तो कांस्य पदक। यहाँ है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला रजत पदक, यहाँ लगाना चाहिए, रजत पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। और किसको हराकर? तो यह पाकिस्तान के खिलाड़ी था, अशरफ नदीम उसका शायद नाम था, उसको हराकर। पेरिस ओलंपिक। आगे क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह का जो था पीवी सिंधु एवं शरद कमल था। समापन समारोह के मनु भाकर एवं पीआर श्रीजेश। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? तो 6 पदक।
0 गोल्ड था, 1 रजत था और 5 कांस्य था, टोटल 6। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। धन्यवाद।